अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं CS 506 की फाइनल टाइम की प्रिपरेशन के लिहाज से। मोस्ट ऑफ इसमें आपको सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ताकि आने आने वाली वीडियो का लेसन लाखीर आपको ऑन टाइम मिल सके। अगर आपको हाईलाइटेड हैंड आउट्स या क्रूशियल लाइक इंपॉर्टेंस फाइल रिक्वायर हैं तो आप व्हाट्सएप पे SMS ड्रॉप कर सकते हैं 0305586896 पे। इंशाल्लाह आपको इंपॉर्टेंस फाइल किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको चाहिए या कोई असिस्टेंट रिक्वायर है प्रोफेशन के लिहाज से, असिस्टेंट स्टडी के लिहाज से, तो आप फील फ्री टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, अब लेक्चर नंबर 19 टू 45 हमारे फाइनल टाइम में इंक्लूडेड है, सिलेबस है। तो लेक्चर नंबर 19 से हम स्टार्ट करते हैं। ये जस्ट आपके जो है MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी वांट टू एनिमेट समथिंग लाइक बॉल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक सपोज अब ये देखिए मेरे पास कर्सर है, इसको मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव अगर कर रहा हूँ, इसके किसके थ्रू कर रहा हूँ मैं, पेंट कंपोनेंट के थ्रू कर रहा हूँ। इट्स मीन दैट अगर हमने जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं या कोई भी चीज़ अगर हम पेंटिंग आप यूज़ करते हैं पेंटर, उसके अंदर कोई भी चीज़ आप ड्रा करते हैं एक चीज़ को दूसरी जगह पे प्लेस करने को, उसके लिए आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, पेंट कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, राइट। जावा गिव अस अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म किस में देता है, रीपेंट मेथड में हमें देता है। ये जैसे MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट्स है। ये जैसे आपने MCQs के लिहाज से देख लेना और बाकी इसमें कोई चीज़ इतनी ख़ास करने वाली नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया लेक्चर नंबर 20, आ गया एप्लेट्स क्या होते हैं। आपने पहले जावा की फाइल्स वगैरह पढ़ी होंगी कि जावा का हम जब प्रोग्राम राइट ऑफ करते हैं तो उसके लिए जो हम फाइल बनाते हैं वो जस्ट जावा की होती है। जो एप्लेट्स होता है इसमें हमारे पास दो फाइल्स को आपस में कंबाइन किया जाता है, वो एप्लेट्स बनती है। इसमें एक जावा की कोडिंग होती है एज वेल एज इसमें HTML की होती है। इन दोनों को ऐड किया जाता है, वो हमारे पास एप्लेट्स बन जाता है। ओके, ये होता है एप्लेट्स का कंसेप्ट होता है। अ स्मॉल प्रोग्राम रिटन जावा इंक्लूड इन HTML हम स्मॉल जो प्रोग्राम होता है उसको राइट डाउन करते हैं, उसको बोलते हैं। हमें जो है कि वेब पेज पे अपने पेज को शो करवाने के लिए हमें HTML की नीड होती है, ठीक है। उसमें एप्लेट्स भी जावा और HTML हमें रिक्वायर होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एप्लेट किस वर्जन को सपोर्ट करता है। जावा जो होता है ये जावा 1.4 वर्जन को सपोर्ट करता है। अच्छा, व्हाट एन एप्लेट इज़, एप्लेट जो है ना क्या कर सकते हैं, यू राइट एन एप्लेट बाय एक्सटेंडिंग द क्लास एप्लेट्स, या जो कि जे एप्लेट्स हम लिख सकते हैं। एप्लेट्स या जावा एप्लेट्स भी हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, जो टॉपिक्स में आपको स्किप करवाना वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, सिंपल एप्लेट्स का आपके पास ये कोड लिखा गया है, ये जस्ट आपने गो थ्रू कर लेना है। इसमें ये होता है कि मैंने आपको बताया एप्लेट्स में हमारे पास दो फाइल्स होती हैं, एक हमारे पास जावा की होती है और एक HTML थी। इन दोनों को हम जो है कि कंबाइन कर लेते हैं तो वो एप्लेट्स बन जाता है। ओके वेल, अब हम नेक्स्ट ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एप्लेट लाइफ साइकिल मेथड कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है कि अपने आप को इनिशियलाइज करवाता है, उसके बाद हम इसको स्टार्ट रनिंग करते हैं स्टार्टिंग से, उसके बाद हम इसको स्टॉप करते हैं और उसके बाद जो है कि फाइनल चिप जो होता है फाइनली जो क्या करता है ये टास्क को फाइनलाइज करता है और उसको क्लीन अप करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक्स है ओवरराइड मीन दैट कि एक चीज़ को अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको अगेन से अगेन हम उसको राइट डाउन करते जाते हैं तो उसको वो ओवरराइड उसको कहलाता है। अच्छा, ये हमारे पास 5 पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से होते हैं। पहले हम इनिशियलाइजेशन का स्टेप आता है, फिर स्टार्टिंग आता है, उसके बाद पेंट का आता है, स्टॉप का प्रोसेस आता है एंड देन डिस्ट्रॉय का आता है। ये आपने 5 पॉइंट्स जो है ना याद रखने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इननेट का मतलब होता है कि हम इसको इनिशियलाइजेशन करवाने के स्टार्ट करते हैं के लिए जो है ना हम राइट डाउन करते हैं और उसके बाद हम पेंट है, पेंट के लिए क्या करते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द एप्लेट बिकम्स विजिबल, इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो भी एप्लेट है उसको हम जो विजिबल करवा सकें। अच्छा, अब हमारे पास है सॉकेट प्रोग्रामिंग है। ये आपके जो है ना पहले मैं बता देता हूँ बेसिक कंसेप्ट क्या है। सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक क्लाइंट का कनेक्शन जब दूसरे सर्वर के साथ किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। सॉकेट इज़ वन पॉइंट ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन ये होती है कि एट द सेम टाइम हम डाटा सेंड भी कर सकते हैं और उसको रिसीव भी कर सकते हैं बिटवीन टू प्रोग्रामर रनिंग जनरली ऑन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के ऊपर। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से है। सॉकेट इज़ अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन होस्ट में दैट कंप्यूटर डिवाइसेज जो होती है उनके दरमियान जो है कि सॉकेट बाई डायरेक्शन कम्युनिकेशन करवाते हैं। लाइक हम एट द सेम टाइम डाटा सेंड भी कर सकते हैं और हम रिसीव भी कर सकते हैं। अच्छा, इनपुट स्ट्रीम होती है। इनपुट स्ट्रीम के लिए हम जो है कि समथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम। मीन दैट कोई भी चीज़ हमने कंप्यूटर को देनी है वो इनपुट स्ट्रीम करवाएगी। लाइक अगर हमने कोई एज ए आउटपुट हम गेट करते हैं उसके लिए हम आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास आ भी सकता है
अभी रिसेंटली एग्जाम और इसमें भी आया है कि वेल नोन पोर्ट्स हैं उनके आप 2 के नाम लिखे, 3 के लिखे। एक आपके पास होती है एफटीपी होती है, ये इसमें कितनी पोर्ट्स होती है 21। एचटीटीपी होती है, ये वर्क पोर्ट करती है, ये 80 पे करती है। और टेलनेट जो है ये 23 पे करती है। ठीक है, ये आपने इनके अच्छी तरह से नाम याद रखना, पोर्ट्स भी याद रख लेनी, नाम तो आपको पता होनी चाहिए। पोर्ट्स आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं और ये चीज़ें आपने याद रखना। एफटीपी, एचटीटीपी और टेलनेट हमारे पास होते हैं। अच्छा, ऑन द क्लाइंट से, क्लाइंट साइड मीन दैट क्या होता है, क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, फिर सर्वर उसको रिस्पांस करेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जाता है टू मेक क्लाइंट प्रोसेस कैन बी स्प्लिट इनटू, हम उसको 5 स्टेप्स में हम कर सकते हैं। उसकी लाइब्रेरी जो होती है ये java.net की है, जावा AIO की है, साकेट की है। ये जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है। साकेट को हम जो कि किस तरह से इसको सिंटैक्स को राइट डाउन कर सकते हैं, ये चीज़ें जस्ट इसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ओके वेल, अच्छा इसके बाद है कि सिंपलेस्ट सर्वर होता है, ये इसके 7 स्टेप्स होते हैं, लेकिन प्रीवियस के 5 स्टेप्स होते हैं। ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से देख लेनी। क्लोज के करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट क्लोज और साथ ये ब्रैकेट्स हम लगा देते हैं, सेमी कॉलम, ये हमारे क्लोज हो जाता है। अच्छा, सीरियलाइजेशन का होता है, इसमें ये होता है कि हम प्रोग्राम आप देखे होंगे, उसमें हम वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, गेन एंड अगेन लूप को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन सीरियलाइजेशन में ये होता है कि हम एक ही दफ़ा लूप यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उसी लूप को लेकर हम बाकी भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। इसमें हमें ना अगेन एंड अगेन जो है कि ओवरराइड की नीड नहीं होती, ना ही हमें रिक्वायर होता है लूप लगाना। बस एक दफ़ा हमने लूप लगा दिया, हमारा वर्क जो टास्क को ईजी हो जाएगा, उसको फिगरेशन करना, उसको रन करना, उसमें कोई मिस्टेक प्रिक्योर करना, फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन का कंसेप्ट बोलते हैं। अच्छा, सीरियलाइजेशन का जावा के अंदर हमारे पास 2 होते हैं। एक जावा क्या करता है कि एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर सीरियलाइजेशन के लिए प्रोवाइड करता है। दूसरा ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट, इसका काम होता है कि ऑब्जेक्ट खुद चेक करता है और उसके बाद से करता है राइट भी खुद करता है, रीड भी करना और राइट करना, ये इसका काम होता है सीरियलाइजेशन का। अच्छा, सीरियलाइजेशन का जस्ट अगर आपको मैं थ्योरी करवा रहा हूँ, अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आप इजीली अपना सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव अटैम्प्ट कर सकते हैं। सीरियलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करने के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ प्रिवेंट सीरियलाइजेशन का मैनी क्या है। इसमें ये होता है कि आप चाहते हैं जिस सर्वर को आप डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, जस्ट ये उसी के पास चाहे वो ही रिसीव करे, उसके अलावा किसी और सर्वर के पास ये डाटा ना जाए। मीन दैट कि हम उसको जो है ना एक एनक्रिप्शन लगा के भेज देते हैं कि जस्ट जिसको हमने भेजा है उसके पास जाए, कोई और पर्सन उसको रिसीव ना करे। उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं, ट्रांजिएंट सॉकेट्स होता है, ट्रांजिएंट आउटपुट स्ट्रीम होती है और कनेक्शन कौन होता है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और ये कौन है, ये चीज़ें 3 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपने गो थ्रू कर लेना है। अच्छा, ट्रांजिएंट क्या होता है, इसमें जो काम कर रहे हैं ना, या जिस सर्वर को आप डाटा शेयर कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं, तो जस्ट ये उसी के पास रिसीव हो, किसी थर्ड पर्सन को रिसीव नहीं होगा। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक पर्सन है, उसका नाम मोहसन है और उसके फ्रेंड का नाम अली है। मोहसन अगर अली को मैसेज सेंड करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, जस्ट अली को ही भेजेगा। ये नहीं है कि वो अली को भेज रहा है आगे से किसी और थर्ड पर्सन के पास चला जाएगा, किसी थर्ड फ्रेंड को नहीं। हमने व्हाट्सएप से, अगर मोहसन व्हाट्सएप से अली को मैसेज करता है, उसको उसके पर्सनल नंबर पे, जस्ट उसके पास जाएगा, किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाएगा। सेम यहाँ पे भी कंसेप्ट है, जिसको भेजना चाह रहे हैं डाटा उसके पास जाएगा, किसी थर्ड पर्सन के पास, हमारे पास से जो डाटा वो नहीं जाएगा। अच्छा, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग ये होती है कि एक आपके पास ऐप होती है, उसमें मल्टीपल जो चीज़ें होती हैं ना, वो एक साथ हम रन करवा सकते हैं, मूव ऑन करवा सकते हैं। ये हमारे पास होती है। एक आपके पास कोई वेबसाइट है या कोई भी चीज़ है, ऐप्स है, उसमें क्या होता है कि एक ऐप पे हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप, उसमें हम मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, उसमें कन्वर्जेशन करनी हम कर सकते हैं, ग्रुप्स बना के भी हम कन्वर्जेशन का, मीन दैट एक ही चीज़, एक ऐप से हम मल्टीपल चीज़ें हम परफॉर्म करवा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड समटाइम्स कॉल्ड एन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को कहते हैं, एमसीक्यूज के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2 और मोर यूज़ होते हैं जावा के अंदर, कौन से होते हैं, लाइट वेट होता है, और थ्रेड इज़ ईजी टू क्रिएट। अच्छा, ये थ्रेड का आपने कंसेप्ट याद रखना, थ्रेड को ईजिली हम क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके सिंक्रोनाइजेशन में हमारे पास इसमें डेडलॉक को अवॉइड करना होता है और स्टारवेशन को अवॉइड करना होता है। डेडलॉक और स्टारवेशन का ये कंसेप्ट है कि अगर आपके एक प्रोसेस, आपका जो प्रोसेसिंग हो रहा है, एक प्रोसेस आपका प्रोसेस हो रहा है, जो सेकंड प्रोसेस होगा वो अगर आना चाह रहा है, तो अगर वो उसी प्रोसेस के दरमियान आ जाता है तो उसमें दोनों के दरमियान इंटरप्शन क्रिएट हो जाएगी, दोनों जो है कि वो स्टॉप हो जाएंगे, या उन दोनों के अंदर खुले इनका जो है ना कंसेप्ट अकर हो जाएगा। सो दैट इनसे बचाने के लिए हम जो है ना डेडलॉक की अवॉइडेंस करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। अच्छा, अब सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है और सिक्वेंशियल क्या होती है। अब मल्टी थ्रेडिंग का और सिक्वेंशियल का मैं आपको जो है ना बता देता हूँ। मल्टी थ्रेडिंग ये होती है कि अगर आप इफ़ थ्री लूप रन एट द सेम टाइम देन इट्स कॉल्ड अ मल्टी थ्रेडिंग। अगर आप
एक ही टाइम पे 2 3 4 मल्टीपल जो के लूप्स आप रन करना चाह रहे हैं उसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं, राइट। अब ये देखें हमने इसको 5 टाइम इनिशियलाइज करवाया, 5 टाइम इसको हमने रन करवाना है, इट्स मीन दैट ये मल्टी थ्रेडिंग है। सिक्वेंशियल क्या होता है? इफ लूप्स वर्क वन आफ्टर द अदर देन इट्स कॉल्ड सिक्वेंशियल। इन दिस टास्क वी कैन परफॉर्म टास्क सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। सिक्वेंशियल में ये होता है पहले आप एक लूप चलाएंगे, वो अपना काम फाइनलाइज कर लेगा, फिर सेकंड चलेगा, एक अपना काम मुकम्मल करेगा प्रोसेस, उसको फाइनलाइज होने के बाद दूसरा काम करेगा। मीन दैट सिक्वेंशियल मीन दैट सीक्वेंस वाइज, एक काम करेगा फिर दूसरी की बारी आएगी, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, इस तरह हमने इसमें काम करवाना है। जावा थ्रेड का जावा इंक्लूड होता है बिल्ट इन सपोर्ट फॉर थ्रेडिंग के लिए, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से कि क्रिएटिंग थ्रेड इन जावा में कितनी अप्रोचेस होती है? ये 2 होती है, एक यूजर फेस होता है और यूजिंग इनहेरिटेंस होता है। ये दोनों आपने नाम भी याद रखने हैं। यूजिंग इंटरफेस में होता है हमें इसमें क्लासेस को क्रिएट करते हैं, इसमें इंटरफेस को रन एबल भी होते हैं, मीन दैट का रन मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो है कि इनके जो थ्रेड होते हैं उनको स्टार्ट करते हैं, उनके लिए हम कौन से मेथड को कॉल करते हैं, उसके लिए हम जो कि कॉलिंग स्टार्ट मेथड का यूज़ करते हैं। ये इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस के में क्या होता है कि क्लास को इनहेरिट किया जाता है। एक क्लास, 2 क्लासेस हैं ए और बी। अब क्या होगा, हमारे पास ए क्लास है, बी हमारे पास इनहेरिटेंस बनेगी। वो क्या होगी कि अगर हम बी के जितनी भी इंस्टेंस हैं, जितने भी उसका डाटा है, अगर हम बी में उसको जो है ना एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसको किसके थ्रू करेंगे? इनहेरिटेंस के थ्रू करेंगे। एक क्लास का जितना भी डाटा है अगर दूसरी क्लास में हम इनहेरिट करना चाहते हैं उसको किसके थ्रू करेंगे? इनहेरिटेंस के थ्रू करेंगे। अच्छा, ओवरराइड द रन मेथड को हम करेंगे, मीन दैट के जो सब क्लास हम यूज़ करेंगे। और स्टार्ट थ्रेड कॉलिंग के लिए हम स्टार्ट मेथड का यूज़ करेंगे। ये जस्ट हम यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और हम तब अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, मल्टी थ्रेड एग्जीक्यूशन के लिए ये डेफिनेशन जस्ट आपने याद रख लेनी है। व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? इसमें क्या करते हैं कि एक के बाद जो कि 2 या 2 से ज़्यादा जो थ्रेड जो होते हैं, हम एक ही टाइम पे या लूप अगर वर्क करवाना चाह रहे हैं तो मल्टी थ्रेडिंग होती है। थ्रेड का मैंने बताया था कि इसके लिए क्या होता है कि ये इसको ईजिली हम जो है कि क्रिएट भी कर सकते हैं और इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अच्छा, मल्टी थ्रेड जावा प्रोग्राम के अंदर इसकी कौन से 2 अप्रोचेस थी मैंने बताई अभी रिसेंटली। इंटरफेस और इनहेरिटेंस 2 चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, थ्रेड प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं? थ्रेड प्रायोरिटीज़ ये होती हैं अगर हमारे पास हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस आ रहे हैं और साथ लो प्रायोरिटी वाले भी आ रहे हैं, हम क्या करेंगे? लो प्रायोरिटी वाले को कुछ टाइम के लिए पेंडिंग में लगा देंगे और जो हाई प्रायोरिटी वाले होंगे हम उनको पहले जो है ना टास्क कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। इसमें ये होता है कि हमने प्रायोरिटी देनी होती है। जो हाई प्रायोरिटी वाले होते हैं उनका टास्क हम पहले परफॉर्म करेंगे, जो लो प्रायोरिटी वाले होंगे उनका काम जो है कि हम कुछ टाइम के बाद करेंगे। ये जस्ट हम एमसीक्यूज के लिए आज से इंपॉर्टेंट आपने गो थ्रू कर लेना है। ओके, वेल थ्रेड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है? ये एमसीक्यूज के लिए आज से इंपॉर्टेंट है। द जावा रन टाइम एनवायरनमेंट सपोर्ट वेरी सिंपल डिटर्मिनिस्टिक। ये क्या होता है? शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है या इसको फिक्स प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी हम कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंस लाइन एमसीक्यूज के लिए आज से भी दिस एल्गोरिदम शेड्यूल थ्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी रिलेटिव टू रनएबल थ्रेड होता है। अच्छा, हाई प्रायोरिटी थ्रेड कैसे बनते हैं? वो रनएबल के थ्रू बनते हैं। ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैक्सिमम प्रायोरिटी है, ये नॉर्म प्रायोरिटी है और ये थ्रेड मिनी प्रायोरिटी है। मिनी मीन दैट मिनिमा। मैक्सिमम ये होता है, ये देखिए ये हाई प्रायोरिटी वाले हैं, इनको हमने ये नाम दे दिया। अब ये क्या कौन सा? ये 5 4 3 ये नॉर्मल प्रायोरिटी वाले, इसको नॉर्मल प्रायोरिटी का नाम दे दिया। अब ये उसके बाद ये क्या है? ये मिनिमम प्रायोरिटी है, मीन के सबसे लोएस्ट लेवल की प्रायोरिटी है, तो इसको हमने प्रायोरिटी 1 का नाम दे दिया। इस तरह हम जो है कि इनको टास्क असाइन कर देते हैं। अच्छा, थ्रेड प्रायोरिटीज़ की एक प्रॉब्लम किस किस तरह से क्रिएट हो सकती हैं? इसके 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट और सेकंड। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से, सॉरी ये सब्जेक्टिव के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ भी सकते हैं। जावा के अंदर क्या होता है कि हमारे पास हमने जो प्रायोरिटी देनी होती है वो हमने अपने अकॉर्डिंग देनी होती है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना उसकी प्रायोरिटी अपनी होती है, जो हम देने उसकी अपनी होती है। दोनों में डिफ्रेंशिएशन आ जाती है, मीन के दोनों डिफरेंट होती हैं। अगर हमारी प्रायोरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम से मैच नहीं हो रही तो वो क्या होगा कि वो उस चीज़ का डिसएडवांटेज बन जाएगा, ये ड्रॉबैक्स बन जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास जो है ना डिसएडवांटेजेस है। अच्छा, आगे सेकंड ये आ जाता है कि प्रायोरिटी देने से ये होता है कि स्टारवेशन अकर हो जाती है। स्टारवेशन क्या होती है? मैंने आपको बताया सेकंड पॉइंट्स में कि स्टारवेशन ऐसे अकर होगी कि हम पहले क्या करेंगे कि हाई प्रायोरिटी वाले को हम पहले जो है कि प्रोसेस करवा लेंगे, जो लो प्रायोरिटी वाले होंगे हम क्या करेंगे उनको पेंडिंग में डाल देंगे, उनको कहेंगे कि आपका जो टास्क है हम बाद में करेंगे, पहले हम जो है कि हाई प्रायोरिटी वालों का टास्क हम कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कि हाई प्रायोरिटी जो है ना प्रायोरिटी देना, ठीक है। थ्रेड की प्रायोरिटी हम किस तरह देनी है, ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखना। जावा की अगर हमारे हम जो प्रोग्राम हम राइट डाउन कर रहे हैं अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैच नहीं हो रहा तो वो भी क्या बन जाएगा?
वो भी जो है ना इसके ड्रॉबैक्स बन जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड क्या होगा, जिसकी इसमें प्रायोरिटी देते हैं कि अगर हाई प्रायोरिटी वाले को पहले हम प्रोसेस करवाएं, लो प्रायोरिटी को पेंडिंग कर दें, इस तरह जो है उनमें स्टार्वेशन अकर हो जाती है। और मोर ऑन मल्टी थ्रेडिंग है, इसकी मल्टी थ्रेडिंग के आगे फर्दर आपको बताया। मल्टी थ्रेडिंग का मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम क्या करते हैं। इसमें हम जो कि अगर जो कि मल्टीपल्स जो लूप्स अगर हमने टास्क एट द सेम टाइम करवाने हो, हम इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हमने जो है कि डाटा को फैच करना हो तो उसके लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं एक्सटेंशन को, उसके लिए फर्स्ट डाटा को यूज़ करते हैं या सेकंड डाटा सिमल्टेनियसली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, अब हमारे पास है यूजफुल थ्रेड मैटर कौन से है। थ्रेड क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर सीपीयू एग्जीक्यूट। ये होता है थ्रेड जो कि कंप्यूटर हमारा एक सीक्वेंस वाइज उनको एग्जीक्यूट करता है, उसको बोलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है कि स्लीप मेथड क्या होता है। इंपॉर्टेंट सा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ। स्लीप है, अगर आपका जो थ्रेड है वो वर्किंग कंडीशन में है, अगर आपका थ्रेड वर्किंग कंडीशन में है, अगर आप उसको चाहते हैं कि उसको मैं कुछ टाइम के लिए वेट करवा दूं और हम जो पेंडिंग में है या लो प्रायोरिटी वाले हम वो जो है ना प्रोसेस करवा लें, इस तरह क्या करेंगे हम स्लीप मेथड का यूज़ करेंगे। जी, स्लीप मेथड के लिए ये होगा कि जो हमारे थ्रेड होंगे वो वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे और जिनको हमने प्रोसेस करवाना है और वो वाले जो लो प्रायोरिटी वाले उनको हम पहले करवा लेंगे और बाकी वो रेस्ट कंडीशन में चले जाएंगे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब थ्रेड स्टैटिस्टिक लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। अच्छा, थ्रेड के लाइफ साइकिल कौन से हैं, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट से ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, न्यू थ्रेड क्रिएट करेंगे, उसके बाद इसको रेडी करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे जी, हम रन करेंगे, रन के बाद उसको जो है कि डेड कर देंगे। अच्छा, अब क्या अगर स्लीप कराना है, मैं स्लीप के मेथड को कॉल करूँगा, स्लीप के बाद फिर अगर मैं चाहता हूँ मैंने रेडी करवाना है उसको स्टार्ट करवाना है, मैं रेडी का यूज़ करूँ, रेडी के बाद वो रन में चला जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो थ्रेड है अगर मैं उनको कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करवाना चाहिए, मैं ब्लॉक को कॉल करूँगा। ब्लॉक के बाद क्या होगा, मैं कुछ टाइम के बाद मैंने सोचा कि अब मैं इसको रन करवाना चाहता, फिर मैं रेडी को के पास भेजा, रेडी के बाद उसको रन होगा, रन के बाद वो डेड होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो प्रोसेस हो रहे हैं उनको मैं कुछ टाइम के लिए वेट करवाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ से आएंगे वो वेटिंग में लिस्ट में लग जाएंगे, वेटिंग के बाद कुछ टाइम वेट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, उनको रेडी करवाना है, उनको चलाना है, उसके लिए मैं रेडी के पास भेजूँगा और उसके बाद ये रन होंगे, रन के बाद ये डेड के पास चले जाएंगे। इस तरह ये आपने याद रख लेना है। ये चीज़ें पहले क्या होगा, थ्रेड को क्रिएट करेंगे, उसके बाद रेडी के लिए स्टार्ट करेंगे, रन के लिए उसको हम रन करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की गई हैं। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, वेब एप्लीकेशन क्या है, जनरल वेब एप्लीकेशन इज पीस ऑफ कोड रनिंग द सर्वर। ये जो हम जो कि सर्वर के ऊपर रन करते हैं उसको हम बोलते हैं। और इको सर्वर और इसको HTTP बेसिक प्रोटोकॉल डिफाइन द मेथड वे कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। प्रोटोकॉल क्या करती है, ये आपको रूल एंड रेगुलेशन बताती है जिसके थ्रू हम जो कि कम्युनिकेशन करवा सकते हैं दो पार्टीज के दरमियान। अच्छा, इसके बाद अब HTTP रिक्वेस्ट के पार्ट्स कौन कौन से, एक रिक्वेस्ट मेथड होता है, URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो एड्रेस होता है हमारे पास वेबसाइट किसी भी चीज़ का। हेडर फाइल होता है, हेडर फाइल ये होता है कि जहाँ पे हम अपने जितना भी फाइल वगैरह को स्टोर करवाने के लिए जो है ना इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि बॉडी होती है, बॉडी में जो आपने रिक्वेस्ट भेजी उसको जितना भी डाटा होता है हम बॉडी में जाकर स्टोर करवाते हैं। रिक्वेस्ट पैरामीटर होता है, अगर एडिशनल कोई चीज़ अगर आप स्टोर करवाना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट पैरामीटर का यूज़ करते हैं। HTTP रिस्पांस पार्ट्स कौन से हैं, रिजल्ट कोड होता है। फर्दर आपके 3 स्टेप्स हैं, हेडर फाइल्स होते हैं और बॉडी। हेडर फाइल में होता है कि आप अपनी फाइल स्टोर करते हैं, बॉडी में जो आप रिक्वेस्ट सर्वर को भेजने हैं उसको जितना भी डाटा होगा हम बॉडी में स्टोर करवाना चाहें तो हम इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, ये MCQs के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे आ सकता है कि HTTP रिस्पांस कोड को 100 to 199 होगा, इसमें दैट आपने जो है ना रिक्वेस्ट पेज की है, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट कर दी है। 200 to 99 का मतलब है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो 100% एक्यूरेट है, बिल्कुल फाइन है। 300 to 399 तक होगा, मीन दैट कि आपका जो डाटा होता है वो मुख्तलिफ जगह से आपको डाटा आप गेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम डाटा को की कलेक्शन कर रहे हैं। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है, मीन दैट के क्लाइंट जो होता है ना वो सर्वर की तरफ से उसको रिस्पांस मिलेगा। क्लाइंट पहले रिक्वेस्ट सर्वर को भेजेगा, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को ट्रांसलेट करके उसको फिगरेशन करके उसके अकॉर्डिंग जो है कि क्लाइंट को रिस्पांस करेगा। और डायनेमिक वेब क्या होती है, स्टैटिक क्या होती है। स्टैटिक वेब क्या होती है, अगर आप एक वक्त में 10 या 20 यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ रिक्वायर है तो वो क्या करेगा, एट द सेम टाइम सबको रिजल्ट जो है कि एक जैसा भेज देगा। डायनेमिक में क्या होता है, जब आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर चेक करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को समझेगा, फिगरेशन करेगा, उसके बाद क्या होगा कि अपने सर्वर क्लाइंट को समझने के बाद उसको आंसर उसकी क्यूरी के मुताबिक जो है कि उसको दे देगा। इसको बोलते हैं डायनेमिक। वाई बिल्ड पेज डायनेमिकली क्यों बनाते हैं। अब आपने देखा होगा कि जिस तरह वीयू की वेबसाइट है,
इसमें क्या करते हैं कि मल्टीपल जो होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, थाउजेंड्स के हिसाब से, 100 के हिसाब से स्टूडेंट एट द सेम टाइम कोई एडमिशन के लिए चेक कर रहा होगा, कोई उसके क्राइटेरिया देख रहा होगा, कोई उसके जो कि कोर्स कंटेंट चेक कर रहा होगा, कोई डिफरेंट डिफरेंट जो है कि डिपार्टमेंट को देख रहे हो एट द सेम टाइम। ये वो किसके थ्रू हम कर सकते हैं? डायनामिक के थ्रू। डायनामिक के थ्रू क्या कर सकते हैं हम? एक ही पेज पर मुख्तलिफ यूज़र अपनी मर्ज़ी से टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी भी टैब में जाना है वो जा रहे होते हैं। इसकी वो किसके थ्रू हम करते हैं? डायनामिक वेब के थ्रू हम जो है कि ये जो टास्क होते हैं हम परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि सन जावा क्या होता है। सन जावा का कंसेप्ट क्या होता है? सन जावा जो है ये अभी जो है ना इंट्रोड्यूस हुई है, जिसके ये मीन दैट कि एक लेटेस्ट, आप इसको भी समझ सकते हैं कि जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, ये थोड़ी सी स्पीडेबल होती है, इसकी स्पीड फास्ट होती है, सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत बेहतर है बाकी जो लैंग्वेज होती है उनके हिसाब से, जैसे ASP एंड PHP के लिहाज से। और सन जावा में ये होता है कि इसमें हमारे पास जो सिक्योरिटी जो है ना वो थोड़ी सी सख्त होती है, लाइक उसमें सिक्योरिटी भी इशू इतना ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अदर, जिस तरह ASP है एंड PHP है। और बाकी जितनी भी वेब पेज का जो क्रिएशन होती हैं उसके लिए भी ये बहुत बेहतर होती है सन जावा। ठीक है, इसके आपने ये चीज़ याद रखनी है, इसमें कौन कौन सी एवोल्यूशन में न्यू टेक्नोलॉजी चीज़ें हुई है। ये एक स्पीडेबल होती है, फास्टेबल है, और सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू ASP एंड PHP, एज़ वेल एज़ जो है कि वेब क्रिएशन के लिए भी बेटर है, उसकी सिक्योरिटी के लिहाज से ईच एंड एवरीथिंग इसमें आ जाते हैं। अच्छा, लेयर एंड वेब एप्लीकेशन की कौन कौन सी लेयर होती हैं, ये चीज़ें आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है। जावा सर्वर क्या होता है? जावा सर्वर ये होता है, ये आपने याद रखना है। सर्वर जावा टेक्नोलॉजी आंसर टू CGI प्रोग्रामिंग। CGI वाज वाइडली यूज्ड फॉर जनरेटिंग डायनामिक कंटेंट। सर्वर दे वर प्रोग्रामिंग विद मोस्टली C++। अच्छा, सर्वर क्या होता है? ये चीज़ आपने MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये भी गो थ्रू कर लेनी है एक दफ़ा। सर्वर क्या करता है कि डायनामिक कंटेंट को जनरेट करता है, जो कि मोस्टली HTML में हम उसको यूज़ करते हैं। सर्वर क्या चीज़ परफॉर्म कर सकता है? सर्वर कैन डू एनीथिंग दैट a.java क्लास कैन डू। सर्वर भी वही काम कर सकता है जो जावा की क्लास काम कर सकती है। यहाँ पे ये चीज़ आपको बताई गई है। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी, सर्वर वर्सेस अदर SSP टेक्नोलॉजी। इसके आपके पॉइंट्स, आपके इंपॉर्टेंस है, 5 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं लॉन्ग में। ये आपने याद रखना है कि इसमें ये कन्वीनियंट होती है, इजी टू यूज़ होती है, एफिशिएंट होती है, इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एफिशिएंट होती है, विद इन पैसिव ऑफ टाइम हम अपना टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। ये पावरफुल टूल होता है, इसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह का या कोई थ्रेड वगैरह का इशू नहीं होता। पोर्टेबल होती है कि मीन दैट कि इसमें यो के किसी भी वायर या किसी भी लिंक के थ्रू हम इसको नहीं जो है ना कनेक्शन करवाते हैं, ये जो पोर्टेबल होती है। एज़ वेल एज ये कॉस्ट के लिहाज से भी इनएक्सपेंसिव होती है, इतनी ज़्यादा इस पर कॉस्ट जो है कि कंज्यूम नहीं होती। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। उसके बाद ये जकार्ता सर्वर इंजन टॉम कैट है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अपाची सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो है ना ये इसका करता है। आगे आपको बताया कि यूजिंग फाइल या यूजिंग EXE फाइल, जो एक्सी फाइल होती है ये काफ़ी हद तक जो है इसकी सेटिंग भी होती है, थोड़ी बहुत हमें खुद करनी होती है परफॉर्म। ये जिप होती है, इसमें टोटली जो सेटिंग होती है, जिस तरह हमने काम करना होता है, उसका साइज़ आपने खुद अपना सेलेक्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद करना होता है। जिप में जिप थोड़ी सी जो कि डिफ़िकल्ट होती है। आगे क्रिएशन आ सिंपल वेब एप्लीकेशन इन टॉम कैट क्या होता है? इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के लिए तो हमारे पास 2 टाइप्स होती है, एक अनपैक होती है और एक पैक होती है। पैक को हम WAR फाइल भी कहते हैं, वेब अर्चीव फाइल भी हम इसको कहते हैं। MCQs के लिए आज से इंपॉर्टेंट था, ये 2 नाम भी आपने याद रखने, पैक होता है और एक अनपैक होता है। और उसके बाद आपके पास ये बताया गया वेब ऐप्स क्या होती है। इसका काम होता है कि जहाँ पे आपने अपने वेब पे जितनी भी जो फाइल होती हैं आपने रखनी, वेब जो है ना यहाँ पे आप स्टोर करवाते हैं। माई ऐप्स होती है, आपने फोल्डर वगैरह क्रिएट करने हैं, न्यू फाइल बनानी है तो आप यहाँ पे बनाते हैं। सर्वर टाइप्स कितनी होती है? सर्वर टाइप 2 होती हैं, एक आपके पास जावा एक्स डॉट सर्वर होती है, दूसरा जो है कि जावा एक्स डॉट सर्वर डॉट HTTP होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से भी, और आपसे टाइप से 3 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अच्छा, आगे आपकी फर्दर सर्वर की जो है ना सब क्लासेस होती है। जेनेरिक सर्वर होता है और HTTP सर्वर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज MCQs एंड क्वेश्चन के हिसाब से भी। जेनेरिक क्या होता है? इसके लिए कौन सी क्लास होती है? जावा एक्स डॉट सर्वर पैकेज होती है। और HTTP सर्वर के लिए कौन सी होती है? ये जावा एक्स डॉट सर्वर डॉट HTTP पैकेज होती है, और इसको एक्सटेंड किया जाता है जेनेरिक सर्वर क्लास से। ठीक है, ये चीज़ें आपने मेमोराइज कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अच्छा, अब नेक्स्ट होता है कि HTTP रिक्वेस्ट की टाइप्स कौन सी होती हैं। इसमें हमारे पास मोस्टली 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होती है, गेट एंड पोस्ट होती है। गेट के लिए ये होता है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी गेट को हम जो है कि डू गेट मेथड कॉल करते हैं डाटा को गेट करने के लिए। पोस्ट क्या करते हैं, डू पोस्ट मेथड को कॉल करते हैं उसको यूज़ करने के लिए। एमसीक्यूज़ के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई कि डू पोस्ट को हम यूज़ करते हैं उसको गेट करने के लिए। सर्वर के लाइफ साइकिल कौन कौन से होते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसकी सर्विस करते हैं और उसके बाद जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम जो है कि उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये आपने सिंटैक्स भी याद रख लेना है कि सर्वर के लिए कौन कौन से पहले इनिशियलाइजेशन करवाते हैं, फिर सर्विस अपनी परफॉर्म करवाते हैं। जब वो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, जब आप सर्वर को बनाते हैं स्टार्टिंग में जो जो चीज़ें आपको डाटा रिक्वायर होता है तो आप यहाँ से करते हैं। स्टार्टिंग हमारा इनिशियलाइजेशन से होता है और उसके बाद ये आपने डायग्राम देख लेनी है कि हर सर्वर की रिक्वेस्ट पर एक न्यू थ्रेड आपको बन रहा है। जहाँ पे न्यू बन रहा है इस रिक्वेस्ट पर भी एक थ्रेड बन रहा है और इस रिक्वेस्ट पर भी एक थ्रेड बन रहा है। इट्स मीन दैट कि हर रिक्वेस्ट पर एक जो है न्यू थ्रेड बनेगा इसको यहाँ पे। अच्छा, सर्विस होता है कि जो आप सर्विस परफॉर्म करेंगे, जो जो एक्टिविटी या जो टास्क परफॉर्म करें तो आप इसमें करेंगे। डिस्ट्रॉय आ जाता है। डिस्ट्रॉय में ये होता है जब आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, फाइनलाइज करने के बाद आपने फिर उसको क्या करना है कि डिस्ट्रॉय भी करना है। अच्छा, डाटा सर्वर जो सेंड अ वेब सर्वर, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, फॉर्म डाटा होता है, HTTP रिक्वेस्ट हेडर डाटा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। जब आपने कोई फॉर्म पुर करना होता है, आप अपना डाटा देते हैं, जिस तरह आपने एडमिशन करवाना है या आपने जो भी फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपने अपना A to Z जितने भी डाटा देते हैं वो इसमें देंगे। HTTP रिक्वेस्ट हेडर डाटा होता है, ये क्या होता है, इसमें कुकीज़ होती हैं, ब्राउज़र वगैरह होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है कि HTTP रीडिंग HTML फ्रॉम डाटा सर्वर होता है। इसके लिए हमने ये जो पैरामीटर गेट पैरामीटर का यूज़ करना है, स्ट्रिंग नेम आ जाती है, गेट पैरामीटर नेम्स आ जाती है, ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, आपको मैं एक बता दूं कि ये चीज़ जो है ना कुकीज़, ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके हैंडआउट्स पे है। ये आपके जो है ना मल्टीपल्स स्टूडेंट के एग्जाम में आए वो रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है कुकीज़ का कंसेप्ट है। क्या था, जब भी आप अगर आपने कोई अकाउंट बनाया है, मैं आपको जस्ट कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ, बाकी आपने हैंडआउट्स पढ़ लेने हैं। जब भी आपने कोई भी अकाउंट बनाया है, आप क्या करते हैं कि अपना जो डाटा होता है ना वो सेव कर देते हैं कुकीज़ में, ठीक है। जब आप सेकंड टाइम जब उस कुछ टाइम गुजरने के बाद आप आते हैं वेबसाइट पे, उसी पे उसके बाद क्या होता है कि आपका डाटा वहाँ से सेव होता है। आप वहाँ से जो किसी पासवर्ड लगाने का आपको नीड है, कुछ भी नहीं, आपको सेव होता है। आप जस्ट सिंपली क्लिक करते हैं तो आपकी वो चीज़ें वहाँ पे शो होती हैं और आप उससे लॉग इन कर सकते हैं। ये होता है कुकीज़ का कंसेप्ट, बाकी आपने फर्दर जो है कि पढ़ लेना है। अब आपके पास इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है इब्तिदाई। जब भी आपने कोई वेबसाइट बनानी है, जो भी काम करना है तो वो आप क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर का यूज़ करके आप बनाएंगे, स्टार्टिंग से बनाएंगे। अच्छा, इसके आपको मैं बताया सर्वर होता है, सर्वर कोडिंग होती है, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर के लिए हम जो इन्फॉर्मेशन कैसे गाइड करते हैं, ये इसके लिए टू मेथड हम यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होता है इंट मेथड होता है, दूसरा एनी मेथड होता है। इंट मेथड ये होता है, इंट मेथड के जरिए हम अपने पैरामीटर को गेट कर सकते हैं। वो किसके थ्रू कर सकते हैं, वो गेट इंट पैरामीटर के थ्रू हम कर सकते हैं। एक होता है एनी मेथड। एनी मेथड इट्स मीन दैट जिस डॉक्यूमेंट को, जिसको भी पैरामीटर को अगर आप कहें कि मुझे ये चाहिए, इसका डाटा चाहिए, तो आप एनी मेथड को कॉल करके तो अपना डाटा वहाँ से पे कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर है। ये दो जो पॉइंट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, इनके नेम भी आपने अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेने हैं। अच्छा, ये रिस्पांस रिडक्शन है, ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन प्लस 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। पहले आपसे पूछेंगे रिस्पांस रिडक्शन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आप बताएं। एक होगा आपके पास सेंड अ स्टैंडर्ड रिडायरेक्ट मेथड और सेंडिंग अ रिडायरेक्ट टू एन एरर पेज होता है। ये 2 मेथड होते हैं, इनका मैं आपको बताता हूँ। सेंडिंग अ स्टैंडर्ड रिडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसको कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्पांस डॉट सेंड डॉट रिडायरेक्ट, और इसके बाद हम इसके को कॉल करते हैं, मेथड को कॉल करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर आप एक पेज पर हैं तो दूसरे पेज का लिंक, अगर ये देख मेरे पेज 1 है, आगे मैं नेक्स्ट चला गया, ये मेरे पास पेज 2 का डाटा है, ठीक है, ये मेरे पेज 2 का डाटा है। अब पेज 2 का डाटा अगर मैं पेज 1 पे शो करवाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, अगर मैं सेंडिंग रिडायरेक्ट स्टैंडर्ड रिडायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है ना, मैं इसको इस एक ही पेज पर लिंक करवा के तो मैं शो करवा सकता हूँ इसी पेज के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ आपके पास कराती। आगे है कि सेंडिंग और रिडायरेक्ट टू एन एरर पेज। अब मैंने इस पेज का जो सेकंड पेज का डाटा अगर मैंने इस लिंक में ऐड करवा दिया, अब मैं यहाँ पे आया हूँ इस पेज, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने सेकंड पेज का डाटा इसी पेज पे डिस्प्ले करवाना, इस लिंक पे प्रेस करता हूँ, हिट करता हूँ, आगे से मुझे वो एरर शो करवा देता है या वो कुछ बग्स आगे से नज़र मुझे आ जाते हैं, तो वो क्या होगा कि वो सेंडिंग और रिडायरेक्ट एन एरर पेज जो है ना कहलाएगा, मीन दैट कि वहाँ पे एरर शो हो जाएंगे।
अच्छा, इसके बाद आपको ये जस्ट एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंस है, इतना खास नहीं है, ये जस्ट आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेने हैं। ओके वेल, अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या होता है? मीन दैट के कोई भी चीज़ अगर आप ऑर्डर करवाते हैं, वो कहते हैं कि आपका जो पार्सल है कि हमने डिस्पैच कर दिया है इस डेट को, मीन दैट के वहाँ से आपका सेंड कर दिया है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर होता है जब आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई चीज़ भेजते हैं, तो हम उसको कहते हैं। इसके भी 2 पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट से मेथड हैं, 2 हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपसे पूछे कौन सा है, एक फॉरवर्ड है और एक इंक्लूड है। फॉरवर्ड के लिए आपके पास पता होना चाहिए ये सर्वर रिक्वेस्ट कराता है या ये रिस्पॉन्स होता है, ये इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसके बाद पहले फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के लिए क्या होता है? जब एक पेज पर मैं अगर एक पेज पर हूँ, तो दूसरे पेज पर जो रिक्वेस्ट, अगर मैं एक इस पेज पर हूँ, मैं दूसरे पेज पर रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ, तो मैं फॉरवर्ड का यूज़ करूँगा, इस मेथड को कॉल करूँगा। ये देखें, अब मैं ये सर्वर है, अब ये पर्सन है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको अब आगे जो है कि ये सर्वर 2 के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि ये एक दूसरे को जो कि ना डाटा भेज देंगे। रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग इंक्लूड मतलब है जब आप एक पेज पर हैं, दूसरे पेज का एसएमएस अपने पेज पर शो करवाना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं। अब मैं इस पेज पर खड़ा हूँ, ठीक है, अब मैं सेकंड पेज है, इसका जितना भी ये डाटा है, मैं अगर इसका लिंक इस पेज में ऐड करता हूँ, तो इस सारे पेज का डाटा जो मेरे इस पेज पे शो हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या कराएगा? रिक्वेस्ट डिस्पैचर करवाएगा, इंक्लूड का मेथड कराएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसकी डायग्राम भी आपने एक अच्छी तरह से कर लेनी है। अच्छा, अब ये डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट क्या होती है? ये अभी हमने प्रीवियस कर चुके, इतना खास नहीं है अब यहाँ पे करने वाला, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट मैं करवा देता हूँ। अच्छा, सेंड रिडायरेक्ट मतलब होता है एक से दूसरी सफ़े पर अगर आपने जाना है, मैं इस पेज पर खड़ा हूँ, दूसरे पर जाना है, तो मैं जो है ना सेंड रिडायरेक्ट मेथड को कॉल करूँगा। सेशन ट्रैकिंग क्या होता है? सेशन ट्रैकिंग ये होता है जब आप कोई भी सिस्टम है अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं, उससे लॉग इन से लेकर लॉग आउट तक जितना भी टाइम होता है वो आपके पास सेशन कहलाता है। ट्रैकिंग मतलब होता है इससे आपको पता चलता है कि कौन पर्सन है जिसने आपके डाटा को या आपके सिस्टम को लॉग इन किया है, उसको उसके साथ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसने जो है ओपन की हैं, क्या क्या उसने देखी, ये सारा चीज़ आपके सेशन ट्रैकिंग कहता है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एलएमएस ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं? आपको आईडी पासवर्ड रिक्वायर होता है। आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन से लेकर लॉग आउट तक जितना भी टाइम होता है, जितने मिनट्स, जितने आवर्स आप वहाँ पे एक्टिव रहे हैं, उस सब का डाटा सेशन में जाता है। ट्रैकिंग में ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि जो किस पर्सन ने आपके सिस्टम को लॉगिन किया है, वहाँ पे क्या क्या किया है, कौन कौन से उसने टास्क परफॉर्म किए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सेशन ट्रैकिंग के लेक्चर नंबर 31 है। 3 टिपिकल सोल्यूशन होते हैं। कुकीज़ का मैंने आपको बताया है कि इसका मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, स्टूडेंट के, हर स्टूडेंट के एग्जाम में कोई एक स्टूडेंट नहीं है जिनके एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आया हो। तो ये कुकीज़ है, ये आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुकीज़ में देखते हैं क्या इसके आगे आपके पास 3 टाइप्स कौन से कुकीज़ है, एक यूआरएल रीराइटिंग और हिडन फील्ड है। आगे कुकीज़ क्या होती है? आपकी जो लोकल जो मशीन होती है उसके अंदर कुकीज़ के नाम का एक ऐसा एरिया होता है जहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जिस तरह आप अपने सिस्टम को लॉगिन करते हैं, आप कुकीज़ में जाकर स्टोर करवा देते हैं। जब भी आप उसको लॉगिन करते हैं, तो आप सिंपली वहाँ प्रेस करते हैं लॉगिन का, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। वो जो है ना, आप उसके थ्रू जो है कि विद इन पैसा और टाइम आप अपने सिस्टम को लॉगिन कर देते हैं। कुकीज़ के कंसेप्ट बाकी आपने फर्दर खुद पढ़ लेना है, फर्दर अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाए तो। इसके बाद सेंडिंग का कुकीज़ टू ब्राउज़र है, इसके लिए आपने ये चीज़ आपने करनी होती है। ये इतनी कोई ख़ास चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, सेशन ट्रैकिंग के लिए लेक्चर 32 है। इसमें क्या था? यूआर रीराइटिंग का। यूआर रीराइटिंग में होता है कि इसमें हम डिफरेंट वे से इन्फॉर्मेशन जो है ऐड करते हैं, मीन के डिफरेंट टूल को यूज़ करके हम इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। तो ये हमें यूआर रीराइटिंग ये हमें बताती है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस लिए होती है, और यूज़र कौन है, वो किस काम के लिए जो है ना इन्फॉर्मेशन उसने ऐड की है, उसने क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन से टास्क उसको परफॉर्म करने, ये यू आर रीराइटिंग बताती है। यू आर मीन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमें बताती है कि इसे हम क्या करते हैं कि डिफरेंट वे से डाटा को कलेक्ट करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस लिए होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों ऐड की गई है, कौन सा यूज़र है जो इसको टास्क परफॉर्म करेगा, इसके साथ गेट इनटू टच रहेगा, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है डिसएडवांटेज ऑफ यूआर रीराइटिंग। यूआर रीराइटिंग के लिए डिसएडवांटेज ये हैं, ये कुकी से लेस सिक्योर होती है, इसकी इतनी कोई हाई सिक्योरिटी नहीं होती है एज कम्पेयर टू कुकीज़। और उसके बाद क्या होता है, ये जनरेट करता है नेटवर्क ट्रैफिक को भी जनरेट करता है, ठीक है। ये 2 इसके डिसएडवांटेजेस ये आपने याद रख लेने हैं। हिडन फॉर्म फील्ड्स क्या होती है? हिडन फॉर्म ये होती हैं, अब मैंने ये देखें कि मैंने लिख दिया कि इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू हिडन, और नेम को मैंने दे दिया ये वाला, और आगे मैंने वैल्यू कर दी। अब जो
जो फील्ड हिडन मैंने ऐड की हैं, इसमें ये होगा कि मैंने यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन ऐड की है, ये क्या होगा कि आपको पेज पे शो नहीं होंगी, वहाँ पे हिडन हो जाएंगी। जस्ट आपके जो आपने जहाँ पे हिडन फाइल या जहाँ पे आपने कोडिंग की यहाँ पे शो होंगी, लेकिन आप जब अब न्यू ब्राउज़र पे जाएंगे, वहाँ पे आपको जो पे शो होगा वहाँ पे आपको इसने शो नहीं करवाना। मीन दैट कि ये वैल्यू को हिडन रखेगा। इसका ये कंसेप्ट है। उसके HTML के लिए आपको कोड का पता होना चाहिए। इतना सा आपको एक बार स्मॉल सा कोड आ जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कहेंगे कि आपने जो है ना HTML किसी का नाम आपने शो करवाना है, उसका एड्रेस बुक आपने लाइक लिखना, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईच एंड एवरी HTML आपके सर लिखेंगे। वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप कैसे कर सकते हैं। बेसिक सा आता है आपके HTML में कोड, तो वो आपने गो थ्रू कर लेना है। या रैंडमली आपने HTML के लिए 5 to 10 वीडियो देख लेनी है HTML की शॉर्ट, तो रैंडमली यूट्यूब से, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आप इंशाल्लाह इजीली कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गेट करनी है तो गेट सेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है सेशन में तो ऑब्जेक्ट्स ये इस तरह करेंगे, और लुकिंग इन्फॉर्मेशन को करने के लिए आप जो गेट एट्रीब्यूट मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन से ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HTTP सेशन के इंपॉर्टेंट मेथड्स हम कौन कौन से हैं। एक है सेट एट्रीब्यूट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, गेट सेट एट्रीब्यूट्स, गेट है, रिमूव एट्रीब्यूट्स है, गेट आईडी है, गेट क्रिएशन टाइम है, गेट मैक्सिमम इनएक्टिव इंटरवल है, और गेट मैक्सिमम इनएक्टिव सेट मैक्सिमम इंटरवल इनएक्टिव इंटरवल्स है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी। ये जो पॉइंट्स हैं ना आपके, ये जस्ट आपके पेपर के एंड MCQs क्लास से मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है। अच्छा, अब आपके पास है लेक्चर नंबर 33 एड्रेस बुक केस स्टडी यूजिंग सर्वेंट है। इसमें आपने देखना है कि ये 3 नेम आपके वेब एप्लीकेशन लेयर के आपको नेम आने चाहिए। आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन या आपसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मस्ट पूछेंगे। मल्टी स्टूडेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसमें कौन सी 3 है, प्रेजेंटेशन लेयर है, बिजनेस लेयर है, और डाटा लेयर है। बिजनेस लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, जब यूज़र आपके यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। अब मैं देखें कि गूगल के साथ अब मैं यहाँ पे इंटरेक्ट हूँ, अब मैं यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ से मैं डायरेक्टली जो है कि कनेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, इसमें किसी और चीज़ को इंक्लूड नहीं करना पड़ा। अच्छा, बिजनेस लेयर में क्या होता है कि ये क्या होता है कि इसमें हमारी जितनी भी जो रिक्वेस्ट मैंने आगे भेजनी है सर्वर को कोई चीज़ गेट करने के लिए, डाटा गेट करने के लिए, मैं बिजनेस लेयर का यूज़ करूँगा। अच्छा, डाटा लेयर में क्या होता है, मेरे पास जितना भी डाटा होता है ये इस लेयर में मौजूद होता है। अच्छा, एड्रेस बुक है, ये जस्ट आपके जो है ना एक शॉर्ट नहीं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में प्रोग्राम आ सकता है कि एड्रेस बुक के लिहाज से इसकी जितनी प्रोग्रामिंग है ना, इसकी आप देख लें, इसमें कोई अमेंडमेंट करनी है या क्या करना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जस्ट आपने एक सस्ती सा देख लेना है। पैकेज क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइल होती हैं। ठीक है, उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास फाइल है उसको आप खुद फिगरेशन करना, उसको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन जावा में हमें क्या करता है कि एक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो पैकेज की। हमें पैकेज दिया होता है तो हम जो है अपने पैकेज के थ्रू जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको एक ही डायरेक्टरी में, एक ही फाइल में जो लाइब्रेरी बनाकर, जो डायरेक्टरी बनाकर हम अपनी तमाम फाइल को स्टोर करवा सकते हैं, ताकि उनको मैनेज करना, उनको एक्सेस करना, उनको मॉडिफाई करना इजी हो। ये पैकेज कराता है। पैकेजेस क्या होता है, ये चीज़ है कि जितनी हमारे बहुत ज़्यादा फाइल होगी उनको एक डायरेक्टरी में स्टोर करवा देते हैं ताकि हमारे लिए बहुत एफिशिएंट हो। ठीक है, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हमको फेस करनी ना पड़े। अच्छा, इसके बाद ये पैकेज का भी इंपॉर्टेंस है, एज़ वेल एज़ आपने ये देख लेना है कि हाउ टू पैकेज। ये चीज़ मैंने आपको बताया। जावा JSP क्या होता है और जावा JSP क्या होता है और सर्वट क्या होते हैं। सर्वट जो होता है इसमें हमें JSP में क्या होता है, जावा और HTML कोड होगा। मैंने आपको बताया भी था सर्वट में कि जावा और HTML का कोड को हम आपस में कंबाइन करेंगे, वो आपके पास कराएगा। JSP जो काम करता है वो स्पेशल टैग की मदद से करता है। JSP में क्या होता है कि हम स्पेशल टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम सर्वर पे काम करते हैं तो इसमें हमारे पास HTML जावा का जो पेज होता है वो अलग-अलग सेपरेट होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है JSP में हमारे पास दोनों पेज सेम होते हैं। एक ही पेज, दोनों पेज को जावा का और HTML का JSP में लिंक का करके तो एक पेज बनाया जाता है, उसको हम JSP कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके पास कहलाती है। लेकिन क्या होता है कि JSP में जो कि एक साथ पेज होते हैं उनको डाटा को सेंड करना, उनको मॉडिफाई करना, उसमें चेक करना इजी होता है। ये होता है JSP और सर्वर का। सर्वर का मैंने आपको प्रिसाइजली अगेन बता देता हूँ। सर्वर का ये होता है कि इसमें JSP और HTML का जो कोड होता है वो क्या होते हैं कि वो दोनों आपस में अच्छा, अब देखें कि सर्वट क्या होता है। सर्वट में प्रिसाइजली बता देता हूँ अगेन कि सर्वट में JSP और सर्वट में
इसमें जावा और HTML का दोनों का जो कोड होता है ना, वो आपस में अलग-अलग होता है। मीन दैट कि वो एक ही पेज पर शो नहीं करवा सकते। उस इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल टैग्स यूज़ होते हैं। लेकिन जब हम JSP की बात करते हैं, JSP में हमारे पास HTML एज़ वेल एज़ जावा का जो होता है ना, दोनों का कोड होता है, उन दोनों को हम एक ही पेज पे शो करवा देते हैं, ताकि इसमें ये होता कि इसको एक्सेस करना, इसको मैनेज करना, रीड करना हमारे लिए ईज़ी होता है। अब यहाँ पे JSP है, इसके आप खुद बना सकते हैं। क्या होता है, डाटा को रीड करना ईज़ी हो सकता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है, उसमें चेंजेस करनी है, उसको एक्सेस करना ईज़ी हो सकता है। ये चीज़ें आपने इसमें याद कर लेनी, ठीक है। सर्वर में थोड़ा-सा मुश्किल हो, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग पेजेस होते हैं, किसी में कुछ एरर आ जाता है, उनको फाइंड करना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्ट कंज्यूमिंग होगी, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है कि वो सर्वर में आ जाता है। ये चीज़ें आपने कंसेप्ट अपने माइंड में रखने हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये JSP है। JSP में क्या होता है कि 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जावा होती है और HTML, दोनों पेज को इकट्ठा कंबाइन करके, कम्युलेट करके वो हमारे पास JSP बन जाती है। अच्छा, उसके बाद एडवांटेजेस JSP मैंने बता दिया है कि JSP के एडवांटेजेस क्या है। इसको ये सर्वर से ज़्यादा आसान होती है, क्यों आसान होती है, क्योंकि जावा और HTML का कोड एक ही पेज पे होता है। उनको एक्सेस करना, उसको मॉडिफाई करना, उसमें कुछ टाइप करना, कुछ एरर बग्स आ जाते हैं तो उसको प्रोक्योर करना, फाइंड आउट करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू सर्वर के। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रख, अपनी से पॉइंट आप गो थ्रू कर सकते, जो मैंने करवाया ये भी कर सकते हैं। जावा सर्वर पेजेस हैं, जावा सर्वर पेजेस के लिए आप JSP के लिए कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपसे पॉइंट्स पूछ सकते हैं। बेनिफिट कौन कौन से, एक तो ये कन्वीनियंट होती है, इजी टू यूज़ होती है। दूसरा एफिशिएंट होती है कि इजीली जो है कि हम हर पर्सन इसको यूज़ कर सकते हैं, पोर्टेबल होती है और इनएक्सपेंसिव होती है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने इनकी जस्ट पॉइंट याद रख लेने हैं तो आपका हो जाएगा। अच्छा, आपके ना जो होता है ना एग्ज़ाम, उसमें आपके पास इतना सा प्रोग्राम आ जाता है, ठीक है। उसमें आपने अपने डाटा को किस तरह का लिखना है, या आप वो कहेंगे अपना नाम शो करवाएं HTML में, अपना अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी आईडी, अपना सेमेस्टर, मीन दैट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपको पता होनी चाहिए इसका सिंटैक्स HTML और जावा का हम किस तरह आपस में बनाकर उनको लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मेमोराइज़ होनी चाहिए। ये सिंपल से प्रोग्राम आते, इतनी लेंथी नहीं आते आपके एग्ज़ाम में। अच्छा, JSP इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इसमें कुछ चीज़ें किन किन चीज़ों से मिलकर आपके पास ये चीज़ें बनती है। ये MCQs के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। इसके लिए ये होगा कि JSP कमेंट्स करने के लिए आपके पास ये टैग यूज़ होगा, डिक्लेरेशन के लिए आपके पास ये होगा इस तरह का, और एक्सप्रेशन के लिए आपके पास क्या होगा, इक्वल का सिंबल यूज हो जाएगा, ये परसेंटेज लेफ़्ट राइट आ जाएंगी। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन के लिए स्क्रिप्टलेट्स के लिए कौन सा होगा, ये 2% हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये MCQs के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये 1 2 3 4 5 जो पॉइंट्स हैं आपके, ये 1 नंबर MCQs के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये MCQs के लिहाज से। अच्छा, जावा सर्वर पेजेस कौन सी हैं, अब यहाँ बताता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कौन सा, जब भी जावा JSP के अंदर आप कोड लिखते हैं तो हमारे पास राउंड अबाउट 8 जो है ना वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंस हमारे पास कौन से हैं, वो 3 हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ये है 3 है, एक रिक्वेस्ट है, रिस्पांस एंड आउट। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि आपके इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट में कौन से इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं। टोटल 8 होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, रिस्पांस है, आउट है। रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट में क्या होता है कि जब आप एक पेज पर हैं तो दूसरे पेज पर आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ करते हैं। रिस्पांस में क्या होता है कि आप जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका रिस्पांस मिलेगा, आपको रिस्पांस गेट करेंगे। और उसको आउट है, जब आपको रिस्पांस मिलेगा आप अपने टास्क परफॉर्म करेंगे, इजी हो के आप अपना वर्क करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप अपने काम के बाद उसको आउट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ इसमें आ जाती है। अच्छा, इसमें ये चीज़ें जो करने वाली मैं करवा देती है, जैसे आपने प्रोग्राम एक अच्छी तरह से कर लेना, वो कहेगा कि वेलकम टू जावा पेज, इसको आप डिक्लेयर करके दिखाएं, ठीक है। HTML और जावा के कोड लिखें, तो ये आपको आना चाहिए कि आपने किस तरह करना है। बस ये सिंपली अगर आपको आ जाता है तो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें सेशन एप्लीकेशन कॉन्फ़िग, पेज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि पेज की तमाम इन्फॉर्मेशन इसमें होगी। एक्सेप्शन क्या होता है, कुछ एरर आ जाता है तो इसमें होगा, पेज में होगा, जिस पेज में होंगे उसकी जितनी भी डाटा इन्फॉर्मेशन है वो सारी इस पेज में आपको मिलेगी। JSP की डायरेक्टरीज कौन सी हैं, स्पेसिफिक पेज सेटिंग्स होती हैं, इंक्लूड कॉन्टेंट फ्राम द अदर रिसोर्सेज टू स्पेसिफाई कस्टम लाइब्रेरी टैग्स होते हैं। फॉर्मेट के लिए जस्ट आपको इनकी फॉर्मेट पता होनी चाहिए, जो पेज की इन्फॉर्मेशन को शो करवाने का हम यूज़ करते हैं MCQs के लिहाज से आप कर लीजिएगा। एट्रीब्यूट्स की लिस्ट कौन सी, लैंग्वेज के लिए हम जावा है, एक्सटेंड के लिए दिस वन है, इंपोर्ट के लिए ये यूज़ कर, सेशन के ट्रू या फाल्स के लिए हम ये करते हैं, इन्फॉर्मेशन के टेक्स्ट है। उसके बाद ये चीज़ें आपने कर लेनी, ट्रू फाल्स, एरर पेज के लिए ये चीज़ आ जाती है। अगर एरर होगा तो आपको क्या कर देगा, ये कहेगा कि ये एरर ट्रू है, अगर एरर नहीं होगा ये बता देगा कि फॉल्स है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो इसमें लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हमने कैसे करना है, ठीक है। रीडर एंड फोल्डर डाटा वी विल ब्रिंग इन वन पेज, रीडर और फोल्डर का डाटा अगर हम एक पेज में लाना हो तो हम इस तरह हम ला सकते हैं। अच्छा,
उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट 5 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है आपसे। ये पूछेंगे कि जीएसपी लाइफ साइकिल के मेथड कौन से, एक है जीएसपी इनिट है, जीएसपी सर्विसेज है और जीएसपी डिस्ट्रॉय। ये 3 पॉइंट्स आपने याद करने हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स मी दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम दे के आएंगे, ये प्रिपरेशन आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपके पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी कि नहीं है। लेक्चर 36 है। लेक्चर 36 में हमारे पास जावा बीन्स है। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आया हुआ था कि एनी जावा क्लास दैट फॉलोज ब्लैंक कैन बी जावा बीन। ये कौन सी होगी, सर्टेन डिज़ाइन कन्वीनिंग को हम इसमें यूज़ करते हैं। जावा बीन के डिज़ाइन के लिए, कन्वर्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये आपके एमसीक्यूज में आया हुआ था कि ज़ीरो आर्गूमेंट क्या होते हैं कि इसमें नहीं होते, और क्लास मस्ट, अच्छा इसमें ज़ीरो आर्गूमेंट होगा, कंस्ट्रक्टर होते हैं, और बीन जो होती है इसमें पब्लिक इंस्टेंस को हम यूज़ नहीं करते। उसके बाद प्राइवेट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम एडर सेटर और गेटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद बीन क्लास मस्ट बी सीरियलाइजेबल होनी चाहिए। एक एमसीक्यू ये आपको 3 पॉइंट्स थे, एक अनदर पॉइंट था, लेकिन आपने जो पॉइंट्स इनमें शामिल नहीं था आपने उसको टिक करना था। अच्छा उसके बाद बीन क्या होता है, ये सीरियलाइजेबल होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी और 3 मार्क के क्वेश्चन के लिहाज से भी है। अच्छा अब ये है जीएसपी एक्शन एलिमेंट्री एंड स्कोप्स कौन कौन से होते हैं इसके देख ले। इसके हमारे पास ये स्कोप्स होते हैं, जीएसपी यूज बीन होता है, सेट प्रॉपर्टी होती है और गेट प्रॉपर्टी होती है। इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के क्वेश्चन के लिहाज से। अच्छा जीएसपी यूज बीन एक्शन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इसके ना जस्ट आपने एमसीक्यूज याद रख लें। एमसीक्यूज के लिहाज से आपने इसको याद रखना है कि इसका सिंटैक्स किस तरह आप बना सकते हैं। जैसे ये आपने जीएसपी सेट प्रॉपर्टी एक्शन एलिमेंट्री है, इसके लिए आपने ये याद रखना है कि एमसीक्यूज के लिहाज से आप किस तरह कर सकते हैं। और इसके लिए गेट प्रॉपर्टी को करने के लिए आप इस सिंटैक्स का यूज़ करते हैं। इसके लिए आप दिस वन प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और सीरियलाइजेबल क्या होता है, डाटा को अगर प्राइवेट बनाना हो तो हम सीरियलाइजेबल का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया। ये पेज क्या होता है, पेज क्या होता है जिस पे आप ऑब्जेक्ट बीन को हम प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट एंड पेज कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। बीन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन, अगर बीन को करना हो तो हम जो है कि इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। पेज कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अगर आपने रिक्वेस्ट करनी हो तो रिक्वेस्ट के लिए अगर द बीन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, बीन जो ऑब्जेक्ट जो शुड प्लेस होगा रिक्वेस्ट में क्या होगा, सर्वर रिक्वेस्ट डॉट ऑब्जेक्ट के लिए होगा। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है जस्ट। अच्छा रिक्वेस्ट के बाद आपके पास क्या है, सेशन है। सेशन के लिए क्या होगा कि जो बीन ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे स्टोर करवाएगा ऑब्जेक्ट्स को, किस में करवाएगा, एचटीटीपी सेशन ऑब्जेक्ट में करवाएगा। ये एमसीक्यूज के लिए सपोर्ट। एप्लीकेशन की बारी, एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्ट क्या स्टोर करवाएगा, सर्वर कॉन्टेक्स्ट में स्टोर करवाएगा। ये चीज़ें एमसीक्यूज के लिए सपोर्ट है। और ऑब्जेक्ट स्कोप की जो है ना समरी दी गई है, इसमें क्या एप्लीकेशन है, सेशन है, रिक्वेस्ट है और पेज है, ठीक है। ये चीज़ें आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं, ये आपने अच्छी तरह गो थ्रू कर लेने हैं। जीएसटी में कस्टम टैग, कस्टम टैग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ यूज़र डिफाइंड कंपोनेंट्स, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये होती है इसमें हम अपने टैग जो है ना खुद ही बनाते हैं, जनरेट करते हैं, इसको बोलते हैं। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यूज़र डिफाइंड कंपोनेंट दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन, ये क्या होती है कि हम इसके थ्रू कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, हम खुद बनाते हैं। कस्टम टैग क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, उनको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, ताकि उनके साथ वो वेल फेमिलियर हो सके, इसलिए यूज़ करते हैं। और एडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेज ये होते हैं कि हम अपने मुताबिक अपने जो होते हैं एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें मेमोराइज रह सके जब हम कुछ टाइम के बाद उनको गो थ्रू करें। तो उसके बाद ये होते हैं कि हम इसमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इनको हम खुद भी बना सकते हैं। ये कस्टमाइज जो है ना टैग कहलाते हैं। टैग्स की टाइप्स कौन होती हैं, ये इंपॉर्टेंट्स एंड इंपॉर्टेंस टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। 3 टाइप्स हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन से आपसे पूछ सकते हैं। सिंपल टैग है, टैग विद एट्रीब्यूट्स है, टैग विद बॉडी है। अब इनको एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेनेशन में आया गया सिंपल टैग क्या होता है। सिंपल टैग में होता है इसका आपके पास स्टार्टिंग में डाटा होगा और उसके बाद एंड में डाटा होगा। इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे, कोई बॉडी का डाटा नहीं होगा। ये आपके पास सिंपल टैग होता है। अच्छा एट्रीब्यूट्स टैग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स टैग में क्या होता है, इसमें आपके पास स्टार्टिंग में टैग होंगे, एंडिंग में टैग होंगे, एट्रीब्यूट्स का टैग होगा, लेकिन इसमें बॉडी में जो है ना वो डाटा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। टैग विद बॉडी, बॉडी आ गया। अब इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में डाटा होगा, एंडिंग में डाटा होगा, एट्रीब्यूट्स में इंक्लूड होंगे, बॉडी भी होगी और एंडिंग में डाटा होगा। ये चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्डिंग कस्टम टैग, कस्टम टैग को हमने क्रिएट करना हो क्यों करते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कैसे करना है, ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। अच्छा अब आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 39 से भी। एमवीसी क्या होता है ये आपको आना चाहिए, मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है। एमवीसी का एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। एमवीसी स्टैंड फॉर क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। एमवीसी स्टैंड फॉर मूव व्यू कंट्रोलर होता है। एम क्या होता है कि एम
मॉडल होता है। मॉडल में क्या होता है, हमारे पास जितनी भी डाटाबेस होती है वो फुल होती है। डाटाबेस के मॉडल में जितनी भी फाइल्स होती हैं जावा की, वो सारी की सारी जो है हम जो है ना मॉडल में हम स्टोर करवाते हैं। वी मीन दैट व्यू में जितने भी उसका फ्रंट का जो पेज होता है उसमें HTML की जितनी भी फाइल आ जाती हैं होती है। कंट्रोलर का मैंने तो कंट्रोल करना, जो टास्क जितनी भी लॉजिक होती है परफॉर्म करवानी होती है वो हम कंट्रोलर में करवाते हैं। जिस तरह उसका लॉग इन करना, लॉग आउट तक कितनी मिनट लॉग इन रहे, ठीक है, उसके बाद उसका जो सेशन है वो कंप्लीट होने के बाद वो लॉग आउट हो जाए ऑटोमेटिकली। ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं। कौन पर्सन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एरर पेज क्या होता है, जब हमने एक एरर पेज अलग से बनाएंगे JSP में, ठीक है, जब भी कोई एरर आएगा वो क्या कर देगा, कोई एरर पेज को इन्फॉर्म कर देगा कि यहाँ पे आपका एरर है। फिर आप उस एरर को चेक करेंगे, उसके बाद आप उसको जो है ना सही कर लेंगे। अच्छा, मॉडल व्यू कंट्रोलर है, ये इंपॉर्टेंट इसका आपको देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें करने वाली हैं। अच्छा, पार्टिसिपेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए क्या होता है, एक मॉडल होता है, व्यू होता है और कंट्रोलर होता है। ये चीज़ें अभी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास MVC के लिए कौन कौन से मॉडल यूज़ होते हैं। एक मॉडल 1 होता है MVC, एक होता है मॉडल 2 होता है। MVC मॉडल में क्या होता है कि वेब ब्राउज़र डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और वेब टैग JSP पेजेस होते हैं। अच्छा, इसमें MVC ये इंपॉर्टेंट्स है 5 मार्क के क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है। इसमें आपके पेज सेंट्रिक अप्रोच दी जाएगी ये वाली, इसमें आपने खुद ड्रा करनी। ये आपको सिंपल मिली होगी, इसमें आपके यहाँ पे लिखना होगा यूज़र का नेम आपने खुद लिखना होगा। ये आपको सिंपल सिंटैक्स मिला होगा, इसमें आपने खुद अमेंडमेंट करनी। इसमें क्या करेंगे, आप यूज़र का लिखेंगे। ये पेज सेंट्रिक अप्रोच है, मैं अभी जो करवाने जा रहा हूँ ये आपने माइंड में रखना है। फिर आपने कहना नहीं हमें किसी ने बताया नहीं था। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन क्लास इंपॉर्टेंस है, ये आपको सिंपली मिलेगी। इसमें आपने नेम खुद लिखने, ये क्या होगा, इसमें यूज़र होता है, इसमें JSP होता है, JSP का नाम लिखेंगे, उसके बाद डेटाबेस लिखेंगे। डेटाबेस के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट JSP के बाद जाएगी, JSP आगे डेटाबेस को भेजेगा, डेटाबेस क्या करेगा, रिस्पांस में JSP को भेजेगा, JSP आगे रिस्पांस यूज़र को दे देगा। ये इसमें आता है। अच्छा, अब सेकंड आपके पास पॉइंट है कि पेज विद बीन अप्रोचेज MVC मॉडल 1। मॉडल 1 में क्या होगा, इसमें आपके पास एक चीज़ है बीन जस्ट एक्स्ट्रा इसमें ऐड की गई है। इसमें आपने क्या करना है, यूज़र आता है, JSP है, उसके बाद बीन है और डेटाबेस है। उसके बाद जब ये रिक्वेस्ट रिस्पांस वापस भेजेगा तो ये यूज़र को जाए, ये रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके बाद सेकंड में ये रिस्पांस करेगा। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है सिंटैक्स के लिए। MVC मॉडल M2 आर्किटेक्चर क्या होता है, रिक्वेस्ट URL को करेगा और उसके बाद इनपुट पैरामीटर है, एप्लीकेशन स्टेट्स है। ये चीज़ें सारी आपने जो गो थ्रू कर लेनी है। अच्छा, JSP इज़ द राइट चॉइस एज अ कंट्रोलर, क्या ये सही है, JSP कंट्रोलर की तरह काम करता है, सिर्फ इसका काम होता है कि प्रोसेसिंग करना, इसमें कोई भी व्यू वगैरह मौजूद नहीं होता। और क्या ये जो है ना चॉइस कंट्रोलर के लिए JSP इज़ द राइट चॉइस एज अ JSP क्या कंट्रोलर की राइट चॉइस है कि नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि ये हमारे पास गुड प्लेस नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए ये चीज़ बनाई गई है। गुड प्लेस कंट्रोलर है, ठीक है, ये क्या है, गुड प्लेस हमारे पास क्या है, कंट्रोलर है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी, गुड प्लेस कंट्रोलर है। अच्छा, लेयर एंड टायर्स क्या होते हैं, लेयर्स एंड वर्सेस टायर, ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है एज अ शार्ट क्वेश्चन भी। लेयर्स क्या होती हैं कि लॉजिकल व्यू जो होता है, आप अगर कोई चीज़ लॉजिकली शो करवाना चाह रहे हैं उसके लिए आप लेयर का यूज़ करते हैं। टायर्स मीन दैट जो चीज़ आपको नज़र आती है, फिजिकल जो चीज़ आपको नज़र आती है वो टायर्स कहलाती हैं। जो आपको फिजिकल चीज़ नज़र नहीं आती, जो लॉजिकली जस्ट आपको नज़र आती है उसको कहते हैं कि ये लेयर्स हैं। अच्छा, लेयर्स क्या होती हैं, दी पार्टिशनिंग ऑफ द सिस्टम इनटू लेयर, ठीक है, उनको लेयर मीन दैट आगे हम फर्दर उसको पार्टिशनिंग कर देते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर ऑन 3 लेयर होती हैं, इस प्रेजेंटेशन लेयर है, बिजनेस लेयर, डाटा लेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रीवियस आपको ये चीज़ बता दी है, ये 3 मार्क क्वेश्चन क्लास इंपॉर्टेंट है। लेयर कौन कौन सी है, टायर्स है, टायर्स को मैंने आपको बता दिया है कि ये फिजिकल व्यू होता है जो कि फिजिकल हमें नज़र आती है, इसमें सिंगल टायर, 2 टायर और एन टायर होते हैं। अच्छा, अब लेयर है, ये इंपॉर्टेंट्स है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ें आपको कहेंगे लेयर और जावा या J2E टेक्नोलॉजी के आप पॉइंट्स ही नेम लिखिए। ये क्या होगा, लेयर में क्लाइंट प्रेजेंटेशन आ जाते हैं, सर्वर प्रेजेंटेशन, बिजनेस और डाटा आता है। लेकिन जावा में क्या आता है, HTML एप्लेट्स आ जाते हैं, JSP आ जाता है, जावा मेन या AGP आ जाता है, DAO आ जाता है, या कनेक्टर्स इसमें आ जाते हैं। ये आपने जस्ट गो थ्रू कर लेने हैं। अच्छा, ये MCQs के जस्ट लिहाज से इंपॉर्टेंट है और बाकी इसमें कोई खास करने वाली नहीं चीज़। उसके बाद केस स्टडी मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ले। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि हमारे पास इसमें क्या होता है कि रो और कॉलम वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होता है, पहले रो होती है फिर कॉलम इस तरह आ जाते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स जिस तरह आप मैट्रिक्स नहीं बनाते, रो और कॉलम वगैरह को इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। आगे आपके पास MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंस है जावा सर्वर पेजेस स्टैंडर्ड। ये क्या होता है कि JSTL क्या होता है, जावा सर्वर स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी कहलाते हैं, इंपॉर्टेंस है। अच्छा, आगे एक और टॉपिक था हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, EL स्टैंड फॉर होता है एक्सप्रेशन लैंग्वेज होता है। EL का काम क्या होता है मैं बताता हूँ। आप ये देखें कि
कि विदाउट यूज़ ई एल अवर टास्क विल बी डिफिकल्ट। अब हमने ई एल का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे कितना एक्वर्ड से आपको कोड लग रहा है नजर, ये देखें मस्ट डिक्लेयर है, मस्ट नो टाइप्स है। अब हमें क्या एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ नहीं किया, हमारा जो ये देखें ये प्रोग्रामिंग ये सिंटैक्स कितना मुश्किल है इसको समझना। अब यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, ई एल का यूज़ किया, अब देखिए हमारा जो सिंटैक्स है कितना इजी हो गया इसको समझना, इसको फिगरेशन करना, इसको ट्राइड करना, और टाइम कंज्यूमिंग भी इतना नहीं है। ई एल के ज़रिए जो हमारा जो प्रोग्राम इजी हो जाता है उसको यूज़ करना, उसके जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना, उसके बाद उसको कॉल करना, उसको सेट करना आसान होता है। लेकिन क्या होता है ई एल के बगैर जो है कि टास्क परफॉर्म करना, उसको राइट करना, गेट सेट करना, ये मुश्किल होता है। अच्छा, उसके बाद सिंटैक्स है ई एल के कौन क्या है, एक वैलिड एक्सप्रेशन होते हैं, ये आपके पास आते हैं, इलिटरेट ऑपरेटर और वेरिएबल्स आते हैं। ई एल आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट से आपको कहेंगे कि ई एल लिटर कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास 5 होते हैं। बूलियन होता है, बूलियन में आपको पता है या ट्रू जो फास्ट वैल्यू आ जाती हैं। लिटर्स में इंटीजर, इंटीजर में आपको पता है कि 1 2 3 इस तरह आते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू आती है। स्ट्रिंग में भी जिसका नेम होता है हेलो हाई हाउ आर यू, इस तरह जो स्ट्रिंग में आता है। नल मीन दैट खाली होते हैं। ई एल ऑपरेटर अब आ गए। ई एल ऑपरेटर में क्या आते हैं, अरिथमेटिक होते हैं जिसमें प्लस माइनस का आ जाते हैं सिंबल। ग्रुपिंग में आता है जीरो आ गया। लॉजिकल में जिस तरह एंड का ऑपरेटर है आर नॉट का आ जाता है। रिलेशनल में क्या होता है उसको इक्विवेलेंट का आ जाता है, नॉट इक्वल टू का, लेस दैन इज इक्वल टू, इस तरह के ग्रेटर दैन इज इक्वल टू। एम्प्टी में एम्प्टी नल आ जाता है। कंडीशनल में जो है कि आपके पास ये इस तरह की सिंबल आ जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। ये ऑपरेटर आपको टेबल्स बनी आने चाहिए, आपके 5 मार्क के क्वेश्चन के लिहाज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। उसके बाद ई एल आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं, इसके अंदर 11 आइडेंटिफायर होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो टेबल है आपका जस्ट एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट ये जस्ट एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई एल आइडेंटिफायर है, स्टोरिंग स्कोप है, वेरिएबल है। स्टोरिंग का मतलब हमने वेरिएबल वगैरह की वैल्यू को स्टोर करवाने के हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंस है ई एल एक्सेसर कौन से, डॉट ऑपरेटर और ब्रैकेट। डॉट ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं अगर हमें सिंगल वेरिएबल जो है ना उसको कॉल करना हो तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ब्रैकेट का यूज़ करते हैं अगर हमने स्ट्रिंग वैल्यू या अरे को, अगर हमने वो अरे में बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाती है, एक से ज़्यादा मल्टीपल्स आती हैं, तो हम जब अरे को गेट करना हो तो हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये चीज़ इसमें आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जे एस टी एल स्टैंड फॉर जावा सर्वर। जे एस टी एल आपने इसका एक्सक्यूज याद रख लेना है। जावा सर्वर पे स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी जो है ना, ये आपका एक्सक्यूज क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी ये आपने याद रख लेना है। ट्विन टैग लाइब्रेरीज कौन सी होती हैं, इसमें कोर के लिए क्या होता है, प्रीफिक्स सी यूज़ करते हैं। एसक्यूएल के लिए एसक्यूएल यूज़ करते हैं। जिस तरह आपके पास वर्ड की अगर आपने बनानी हो फाइल, उसके लिए का डॉक का यूज़ करते हैं या डॉक्स का करते हैं। पीडीएफ अगर बनानी हो तो डॉट पीडीएफ करते हैं एक्सटेंशन यूज़। इसके लिए क्या होता है, इंटरनेशनलाइजेशन के लिए आप क्या करते हैं कि एफएमटी का यूज़ करते हैं। एक्सएमएल के लिए एक्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास रिक्वेस्ट टाइम वेरिएंट के लिए आप क्या करते हैं, इसमें जस्ट होता है कि आपने ना इस इन टैग के साथ क्या करना है, स्लैश आर टी यूज़ करना है, ठीक है, एसक्यूएल स्लैश आर टी, और इसके साथ जस्ट आर टी यूज़ करेंगे तो ये चीज़ आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्लाइंट सर्वर वैलिडेशन। अच्छा, वैलिडेशन क्या होती है, वैलिडेशन में ये होता है अगर आप काम सही नहीं कर रहे तो आपको वैलिडेट नोटिफाई किया जाता है कि आप ये काम टास्क सही नहीं कर रहे, तो आपको वहाँ पे ना एरर शो हो जाता है। फिर आप उसको वैलिडेशन करके तो आप सही कर लेते। जिस तरह लाइक आपने फॉर्म फिल करना हो लाइक यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे अगर आपने नेम की जगह आपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दी, वहाँ पे आपको वैलिड किया जाएगा कि जी यहाँ पे आपकी मिस्टेक है, आप यहाँ पे जो है ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, उसके बाद आप इसको आगे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और क्लाइंट सर्वर वैलिडेशन क्यों गुड है, क्यों इसलिए गुड है ताकि ये एक तो फास्ट ही काम करती है। जहाँ पे भी कुछ एरर आता है आप उसी टाइम आपको नोटिफाई किया जाता है कि आप ना अपना फॉर्म गलत फिलअप कर रहे हैं, तो आप इसको सही करके तो सबमिट करवाएं। जीएसएफ होता है जावा सर्वर फेसेस होते हैं, ये हमारे पास वेब बनाने के लिए काम होते हैं ताकि हम हाई लेवल का फ्रेमवर्क जो है बना सकें। ये हाई लेवल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक स्ट्रक है और टेपेस्ट्री है। ये आपके पास पूछ भी सकते हैं कि 2 टाइप्स कौन सी हैं, स्ट्रक है टेपेस्ट्री। और इस स्ट्रक किसके यूज़ करते हैं, जी हमें जो है ना स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम होता है। स्ट्रक मीन दैट के स्ट्रक्चर से निकले हैं। और जो टेपेस्ट्री होती है ये हमें क्या कहता है, फर्दर हमारे जो वर्क होता है उसको गुड बनाने के काम होता है। इसके थ्रू हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, हम जो कि स्ट्रक में इसमें जितनी प्रॉब्लम आती है टेपेस्ट्री के थ्रू हम क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, फाइनलाइज कर देते हैं, जो कि एरर वगैरह जितनी भी होते हैं उसको जो है ना सही करने के बाद।
एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि सम बिल्टिंग वैलिडेटर कौन से हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन के भी। एक डबल रेंज वैलिडेटर, और डबल रेंज वैलिडेटर में क्या होता है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी आपके पास आ जाती हैं, ठीक है, न्यूमेरिक टाइप की 1 2 3। लॉन्ग रेंज वैलिडेटर में होता है कि आपके पास लॉन्गेस्ट टाइप की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं मैक्सिमम मिनिमम कितनी आती हैं। लेंथ वैलिडेटर में होता है कि जिस तरह आपकी लेंथ है, स्ट्रिंग की कितनी डाटा टाइप्स हैं, आपके पास टाइप्स हैं, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। उसमें आपके पास लेंथ होती है कि आपकी जो है ना मिनिमम और मैक्सिमम कितनी आ सकती हैं वैल्यू, ये इसमें आती हैं, ठीक है। और उसके बाद लेक्चर नंबर 45 है, वेब सर्विसेज है। वेब सर्विस में आपके पास ये इंपॉर्टेंस है, वाई वाई वेब सर्विस, इसके नाम आपने याद रख लेने, हम क्यों करते हैं, 5 मार्क क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोपैरेबल होता है, इकोनॉमिकल होता है, ऑटोमेटिक और एक्सेसिबल, अवेलेबल और स्केलेबल होता है। और वेब सर्विस की टाइप्स कौन सी, ये 3 टाइप्स हैं, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक डाटा प्रोवाइडर है, बिजनेस टू बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेशन है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। ये अभी रिसेंटली मल्टीपल स्टूडेंट्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आप आए हैं और ये भी आए हैं। ये आपका आयु था, आपने क्या करना था कि वेब पेजेस और वेब सर्विस के आपके एक टेबल बनाया गया, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स है, वो आपने क्या अरेंज करके लिखने थे कि आगे आपने लिखना था कि कौन सा, ये पॉइंट्स लिखा हुआ है, आगे आपने लिखना था कि ये वेब पेजेस का है या वेब सर्विस का है, ठीक है। ये एज अ यूआई क्या है, वेब पेजेस का है, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्ट वेब पेज में क्या होता है कि ये क्या करता है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उसके बाद यूज़र इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। एंड वेब जो ब्राउज़र होता है क्लाइंट के साथ हम इसमें वर्क कर सकते हैं। वेब सर्विस होता है, इसमें JUI नहीं होता, और उसके बाद इस एप्लीकेशन के थ्रू इंटरेक्शन करवा सकते हैं, और उसके बाद जो कि मल्टीपल जो क्लाइंट होते हैं इसके थ्रू काम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेनी है। आपका टेबल आएगा, आपने बताना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट वेब पेजेस की, कौन सी वेब सर्विस की है। तो ये था हमारे पास फाइनल टाइप की प्रिपरेशन थी। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड लास्ट में ये है कि मैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके मोस्टली ऑब्जेक्टिव जो है ना वहाँ से कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।